दोस्तों कभी कभी व्यक्ति ऐसा काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए होता है। किसी ना किसी चीज की ऐसी लत लग जाती है जिसको वो लत बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की भी कहानी कुछ ऐसी एक 18 साल की नौजवान लड़की की है जिसे लड़कों की लत लग जाती है और वो किस तरह अपने आप को और अपने घर परिवार को बर्बाद कर लेती है, जानते हैं इस कहानी में। ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की। और रायबरेली के अंतर्गत एक थाना लगता है बदोखर, और बदोखर थाने के अंतर्गत एक गांव होता है गोसुआ पार। उसमें दोस्तों एक घर होता है और उस घर से एकदम रात में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। एक लड़की की आवाज आती है बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की, जिसकी आवाज सुनने के बाद में वहाँ के जो आस पड़ोसी होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे ही घर के पास पहुँचते हैं तो वो लड़की चिल्ला रही होती है कि बचाओ बचाओ, इसने मेरे भाई को मार दिया और ये मुझे भी मार देगा, बचाओ। इस तरह जब आवाजें आती हैं तो सारे पड़ोसी मिलके उसके घर में चले जाते हैं। घर में जाके देखते हैं तो वहाँ का मंजर बहुत ज़्यादा भयानक होता है, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा होता है लगभग 12 साल का, जिसका नाम प्रियांशु होता है। वो फर्श पे पड़ा होता है और उसे किसी ने तेजदार हथियार से वार किया होता है, खूनम खान हो रखा होता है। और दोस्तों, जो लड़की चिल्ला रही थी उसका नाम उमा होता है और उसकी उम्र 18 साल होती है। जो प्रियांशु था उसकी उम्र 12 साल होती है। दोस्तों, जब पड़ोसी पहुंच जाते हैं तो उस लड़की को शांत कराते हैं और शांत कराने के बाद में दोस्तों बहुत जल्दी में पुलिस वाले को फ़ोन लगाते हैं। दोस्तों, पुलिस वाले तुरंत ही आते हैं। देखते हैं वहां पर प्रियांशु नीचे पड़ा हुआ होता है फर्श पे, और जो उमा होती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, जो कि रो रही होती है और बार बार कह रही होती है इसने मेरे भाई को मार दिया, ये मुझे भी मार देगा। दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं वो देखते हैं प्रियांशु को, तो देखते हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी होती है। दोस्तों, पुलिस वाले अच्छे से घर सीज करते हैं और छानबीन करते हैं और उसके बाद में जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, बॉडी को भेजने के बाद में उमा को भी समझाते हैं बहुत ज़्यादा प्यार से, और उसे तरह तरह से समझाते हैं जिससे उसका डर कम हो जाए। वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि सही से वो बोल भी नहीं पा रही थी। दोस्तों, अब पुलिस वालों के सामने सवाल ये था कि आखिर प्रियांशु की हत्या किसने की। उमा के घर पे भी कोई नहीं था, सारे लोग बाहर के एक कार्यक्रम में गए हुए थे। दोस्तों, जब पुलिस वाले पता करने की कोशिश करते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं, तो वहाँ ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे कातिल का पता चल सके। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, उसमें भी तेजदार हथियार से ही उसकी हत्या हुई ये साबित हो जाती है। उसके बाद में पुलिस वाले दोस्तों जब घर वालों को खबर देते, घर वाले भी सारे आ जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा रोकते हैं बिलकते हैं, क्योंकि जिसके घर का बच्चा चला गया हो तो उसे कष्ट क्यों नहीं होगा। दोस्तों, अब पुलिस वालों के सामने चैलेंज था कि कातिल कौन है और किसने हत्या की, इसकी वजह क्या रही होगी। दोस्तों, जो गली मोहल्ला वाले होते हैं, गांव वाले होते हैं, वो भी ये सब जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या थी, किसने हत्या की। और पुलिस वाले भी ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ में ऐसा कोई सुराग नहीं लग रहा था। फिर पुलिस वाले उमा से पूछते हैं, तो उमा जो कि 18 साल की होती है, जवान होती है, वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है कि वो कुछ भी बताने में असमर्थ होती है, क्योंकि उसकी सही से आवाज़ नहीं निकल रही होती है। दोस्तों, उसके बाद में बहुत प्यार से पुलिस वाले पूछते हैं तो उमा कहती है कि एक उसी के गांव का व्यक्ति है जो उसके घर पे डकैती डालने के लिए आया था। जब मैंने और मेरे भाई ने विरोध किया तो उसने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। इस तरह जब वो बता देती है, एक नाम बताती है, तो पुलिस वाले उसके घर पे पहुंचते हैं तो उस घर में ताला लगा हुआ होता है। दोस्तों, आस पड़ोसी मोहल्ले से उस व्यक्ति का जब नंबर ले लेती है पुलिस वाले, तो पुलिस वाले सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने कत्ल किया और उसके बाद में ये यहाँ से भाग गया।
अगर इसको फ़ोन करेंगे तो ये और ज़्यादा चौकन्ना हो जाएगा और भी कहीं भाग सकता है। इसलिए पुलिस वाले उसका फ़ोन ट्रैक करते हैं और ट्रैक करने के बाद में उसकी लाइव लोकेशन निकालते हैं, जो कि इस समय वो व्यक्ति लखनऊ में था। और पुलिस वाले चुपचाप जाते हैं और उस व्यक्ति को लखनऊ में जाके पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में सारी बात वो बताते हैं उस व्यक्ति को कि तुमने कत्ल किया और उसके बाद यहाँ पर तुम आ गए। तो वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि साहब मैं कत्ल क्यों करूँगा, मैं तो कम से कम कई दिन से यहाँ पर लखनऊ रह रहा हूँ और आप कह रहे हो कि एक दिन पहले ही ये कत्ल हुआ है। आप तो पुलिस वाले हो, कुछ भी जांच पड़ताल कर सकते हो, आप मेरे फ़ोन की लाइव लोकेशन चेक कर लें, जिससे पता चल जाएगा कि ये कत्ल मैंने किया या किसी और ने किया और मैं कहाँ था। दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं उनको इस व्यक्ति पे शक अब भी हो रहा होता है, क्योंकि वो उमा की बात पे विश्वास करते हैं। उसका सगा भाई चला गया इस दुनिया से तो वो झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, वो बंदा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था पुलिस वाले से, कह रहा था एक तरह से पुलिस के हवाले ही कर दिया उसने अपने आप को, और कह रहा था अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो जो चाहे वो सजा दिला देना, और अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे छोड़ दिया जाए। दोस्तों, पुलिस वाले उसके फ़ोन की लाइव लोकेशन जब चेक करते हैं तो वो पता चलता कईयों दिन से लखनऊ में ही रह रहा है। उसकी जो लोकेशन है वो लखनऊ की है और खून तो मात्र एक दिन पहले ही हुआ है। दोस्तों, पुलिस वाले भी असमंजस में पड़ जाते हैं और उसके बाद में उस व्यक्ति से कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो तुमको थाने आना पड़ेगा रायबरेली में। वो व्यक्ति कहता ठीक है साहब, मैं आ जाऊँगा। वो कहता आपने बेशक मुझे यहाँ तक पकड़ने में मशक्क़त की, अगर आप एक फ़ोन भी कर देते तो मैं वहीं आ जाता। तो पुलिस वाले कहते चलो अच्छी बात है, जो भी हुआ अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, और उस व्यक्ति को वहीं पर छोड़ देते हैं और उसके बाद में आ जाते हैं दोबारा से रायबरेली। अब दोस्तों, पुलिस के लिए ये मैटर उलझता जा रहा था, क्योंकि पुलिस वाले को कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे कातिल पकड़ा जाए। और जो उमा थी वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि सही से कुछ बता नहीं पा रही थी। इसलिए पुलिस वाले अब जाके उमा के जो घर होता है उसके आस पड़ोसी सबसे पूछताछ करते, अलग अलग एंगल से, अलग अलग हिसाब से, कि जिस रात प्रियांशु का कत्ल हुआ था उस रात कौन यहाँ पर आया था, कौन यहाँ से गया था। तो इस तरह जब पड़ोसियों से पता करते तो पता चलता है कि वहाँ पर गांव होता है, गांव में जल्दी लोग बाग सो जाते हैं और रात को बहुत कम ही बाहर निकलते हैं। तो इसलिए कोई भी पड़ोसी ये नहीं जानता कि उस रात कौन आया था, कौन नहीं आया था। हर कोई यही कहता है कि मेरे सामने तो कोई नहीं आया। दोस्तों, ये भी पुलिस वालों को हाथों से पूछताछ में कुछ नहीं प्राप्त होता है। पुलिस वालों को हाथों से ये केस उलझता जा रहा था, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कत्ल किसने किया। उसके बाद में दोस्तों, अब उमा से फिर एक बार पूछताछ की जाती है। दोस्तों, कुछ बताने से पहले बहुत ज़्यादा डर सी जाती थी और रोने लगती थी। तो पुलिस वाले ज़्यादा उसे परेशान नहीं करते, वो भी सोचते हैं कि इसका भाई चला गया और इसी के सामने उसकी हत्या हुई, तो ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो वापस अपने थाने पहुंच जाते हैं और सारे पुलिस वाले मिलकर आपस में बात करते हैं कि क्या किया जाए और ये केस कैसे सुलझाया जाए। दोस्तों, उसके बाद में एक वो प्लान निकालते हैं और प्लान के तहत वो चेक करते हैं कि उस रात उस गांव में कितने फ़ोन एक्टिवेट थे, ये चेक हमको करना चाहिए, और वो चेक भी करते हैं। दोस्तों, उस रात कई सारे फ़ोन एक्टिवेट थे, तो उसमें से जो उमा का घर था उसके पास वाले लोकेशन को छांटते हैं, बाकी के फ़ोन सारे साइड में कर देते हैं। जो उसके घर के आसपास एक्टिव थे वो दोस्तों पता करते पुलिस वाले कि किस किस के फ़ोन एक्टिव थे। तो उसमें जो ज़्यादा पास थे वो 2 नंबर निकल के आते हैं और 2 नंबर की डिटेल निकाली जाती है, उसका सीडीआर निकाला जाता है। तो पता चलता है कि वो नंबर दोनों घर के पास के ही हैं, एक्टिवेट थे और उन दोनों नंबर में आपस में ही बात की हुई है। जब लाइव लोकेशन निकाली जाती तो पता चलता है एक तो उमा के घर से कुछ दूरी पर था और एक फ़ोन उमा के घर में ही मौजूद था उस समय जिस समय कत्ल हुआ था, तो वो फ़ोन उसी घर में है। अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद उमा के घर वालों को बुलाते हैं पुलिस वाले और पूछते हैं कि इस नंबर का फ़ोन तुम्हारे घर में किसके पास है। तो उमा के घर वाले बताते हैं
कि हमारे पास जितने भी फ़ोन हैं, जितने भी मेंबर के पास, वो सारे फ़ोन हमारे पास थे। उस रात किसी का भी फ़ोन घर पे नहीं था। हम लोग एक कार्यक्रम में गए हुए थे, तो अपना फ़ोन भी साथ ले गए थे और प्रियांशु गया नहीं था, इसलिए वो यहीं था अपनी बहन के साथ में। और कोई फ़ोन हमारे पास में है नहीं। जब इतनी बात सुनते हैं तो एक वंदना मैम होती हैं जो सीए होती हैं वहाँ की, उनको सारा मामला समझ में आने लगता है कि मैटर क्या है। और वो दोबारा से अब उमा के पास में जाती हैं और उमा से कहती हैं कि देखो उमा, सच सच बताओ, मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया कि ये खून तुमने ही किया। तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, मुझे दे दो। तो उमा साफ साफ इनकार कर देती है, मना कर देती है कि मेरे पास कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है और मुझे फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों के पास में ऑलरेडी फ़ोन है। दोस्तों, जब इतनी सारी बात होती है तो कहीं ना कहीं जो सीए होती हैं वंदना मैम, उनको शुरू से शक होता है उमा की बातों पर। तो वो उमा से पूछती हैं, लेकिन उमा कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद लाइव लोकेशन निकाली जाती है, जो दूसरा फ़ोन होता है एक लड़के का होता है। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उमा और उस लड़के को थाने लाया जाता है। थाने में लाने के बाद में उस लड़के से पूछा जाता है। जब उमा और उस लड़के से सख्ती से पूछा जाता है तो उमा कबूल कर लेती है कि मैंने ही और इस लड़के ने मिलके ही मैं अपने भाई को मारा है। और जब वो पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों मारा, उसकी वजह बताओ, जब उमा बताती है तो दोस्तों पुलिस वाले सुन के हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, उमा अब वजह बताती, उमा कहती है कि मेरे पिताजी, जिनका नाम इंद्रपाल पासी है, वो ग्वालियर में एक भट्टे पे काम करते, तो वो हमेशा बाहर रहते हैं। और घर पर उनके बाद में फिर मेरे एक दादाजी हैं, मेरी मम्मी है, मेरा छोटा भाई है और मैं हूँ। घर में बड़ी मैं ही हूँ, 18 साल की, इसलिए बाहर के काम के लिए मुझे ही बाहर जाना पड़ता था। अब जब मैं घर में बाहर के काम के लिए निकलती थी तो कई सारे लड़के मुझ पे कमेंट करते थे। कोई कहता था कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो। तो मुझे भी थोड़ा सा अपने जिस्म का, यानी कि रूप का फितूर आ जाता है, घमंड आ जाता है और मैं भी अब लड़कों पर ध्यान देने लगती हूँ। लड़के कमेंट करने लग जाते हैं तो उमा की नज़र टकरा जाती है एक अनुज नाम के लड़के के साथ में। दोस्तों, वो भी उमा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि नौजवान थी, 18 साल की थी। वो भी बहुत प्यार भरे कमेंट करते थे, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह की बातें जब उमा से करते हैं तो उमा को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो मुझे इतना ज़्यादा चाहता है और मुझे इतना अच्छा समझता है। तो उमा भी कहीं ना कहीं अब अनुज से बात करने की कोशिश करने लगती है और धीरे धीरे उनकी जब बाहर मुलाकातें होने लगती हैं तो अनुज जो होता है वो कहता है तुम मुझे फ़ोन किया करो, अपना नंबर दे देता है। अब उमा जब घर पे आती है तो कभी दादा के फ़ोन से, कभी अपने पापा के फ़ोन से, कभी अपने मम्मी के फ़ोन से अनुज से बातचीत करने लगती है। जब ये मम्मी पापा के फ़ोन से बात करती तो ज़्यादा देर के लिए मोबाइल मिलता नहीं है, इसलिए अनुज अब एक मोबाइल का इंतज़ाम करता है और मोबाइल लेके उस उमा को दे देता है। और देने के बाद में कहता है कि जब तुम्हारे घर पे सब सो जाया करें तो उसके बाद में तुम मुझे कॉल किया करो। होता भी दोस्तों ऐसा है, उमा जब सब सो जाया करते हैं उसके बाद में कॉल किया करती है और घंटों बातें हुआ करती थी। दोस्तों, अब वो गांव था तो गांव में जल्दी से मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि गांव में मकान नंबर से नहीं, पिताजी के नाम से पहचाने जाते हैं। इसलिए दूर दूर गांव के सब बता देंगे कि ये तो उनके बच्चे हैं। इसलिए वो लोग सोच समझ के फैसला लिया ये कि हम बातें किया करेंगे और ऐसे समय मिला करेंगे जब कोई ना हो। दोस्तों, अब इनकी बातें चलती रहती हैं, पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर मुलाकातें इस तरह बढ़ जाती हैं। अब दोस्तों, अनुज को उमा से मिलने की पड़ी हुई थी, क्योंकि दोस्तों बातें तो बहुत हो गई, मेन काम जो है शारीरिक संबंध बनाना वो तो हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि गांव था। तो दोस्तों, अनुज एक ऐसे जगह बताता है, खेतों में एक ट्यूबवेल होता है, वहां पर लोग आते जाते नहीं हैं, उमा को वो जगह बता देता है। उमा भी कहती ठीक है। तो घर से बाहर जब किसी काम के लिए उमा निकलती थी तो उसी ट्यूबवेल पे जाती और अनुज से मिलती। अब दोस्तों, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी थी, क्योंकि वहां पर ना कोई आता था ना जाता था, तो उस ट्यूबवेल पे
अनुज और उमा का नाजायज संबंध भी बन जाता है। दोस्तों अब उमा को और अनुज को जब भी मौका मिलता था उसी ट्यूबवेल पे जाते थे और संबंध बना लेते थे। एक समय ऐसा आया 13 फरवरी 2023 का दिन था। उस दिन जो उमा के दादा दादी मम्मी थे वो सारे लोग बाहर गए हुए थे किसी काम से और उमा इधर अनुज बुलाता है तो उमा चली जाती है उसी ट्यूबवेल पर। दोस्तों जो छोटा भाई प्रियांशु होता है उसे उमा पर पहले से ही शक हो जाता है क्योंकि वो 12 साल की उम्र थी। तो 12 साल में बच्चा इतना तो जानने ही लगता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है। और ये जो लड़के लड़की का मैटर होता है ये तो 12 साल का बच्चा अच्छे से समझता था वो। तो वो उमा के पीछे पीछे जाता है। उमा आगे आगे जाती है वो पीछे पीछे जाता है। तो उमा जब बेल ट्यूब के अंदर घुस जाती है अनुज भी वहीं पर होता है। जब थोड़ी देर बाद पीछे से प्रियांशु भी झांक के देखता है तो वो दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे के गुथे हुए होते, शारीरिक संबंध बना रहे होते। ये सब जब प्रियांशु देख लेता है तो चिल्ला पड़ता है और कहता है दीदी ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। जब इतनी बात प्रियांशु की अनुज और उमा सुनते हैं तो अनुज फटाफट कपड़े पहनता है और वहां से भाग जाता है। और जो उमा होती है वो भी फटाफट कपड़े पहनती है और अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती, लाड करती, दुलार करती, उसे समझाती है कि प्रियांशु ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर दिक्कत आ जाएगी। और प्यार से समझाते हुए घर ले जाती है। लेकिन जो प्रियांशु होता है वो बार बार एक ही बात कह रहा होता, मैं किसी से कहूँ या ना कहूँ लेकिन मैं दादाजी को ये बात जरूर बताऊंगा, जो तुम कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो। लाख समझाने के बाद में उमा प्रियांशु को समझा नहीं पाती। प्रियांशु एक ही रट लगाए हुआ था कि मैं दादाजी को जरूर बताऊंगा। उमा सारी बात अनुज को बताती है कि प्रियांशु नहीं मान रहा। तो अनुज कहता है मैं थोड़े बहुत तुम्हें पैसे दे दूंगा, उसको पैसे का लालच दे दो। दोस्तों उमा उसे पैसे का लालच भी देती है लेकिन वो जो प्रियांशु होता वो नहीं मानता है। अब धीरे धीरे दोस्तों उमा समझाती रहती है। उमा के मन में एक डर भी बैठ जाता है कि अगर घर पे बात पता चल गई तो क्या होगा। और इधर प्रियांशु मानने का राजी नहीं। धीरे धीरे शाम होती है तो उमा एक प्लान बनाती है अनुज के साथ मिलकर के। और दोस्तों जैसे ही लगभग रात के 9-10 बजते हैं उमा फोन करती है अनुज को और अनुज को अपने घर पे बुला लेती है और दोनों मिलकर के तेजधार हथियार से उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में उमा कहती है अनुज से कि तुम जाओ, बाकी का मैं आगे का संभाल लूंगी। और जैसे अनुज चला जाता है उसके बाद में उमा रोने लगती, चिल्लाने लगती, जिससे पड़ोसी हाजिर हो जाते हैं और वो पुलिस को सूचना देते। जब इस तरह की कहानी उमा और अनुज दोनों बता देते हैं दोस्तों पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार एक सगी बहन अपने सगे भाई को कैसे मार सकती है। दोस्तों जब ये सारी बात घर परिवार वाले भी सुनते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उमा को बुरी भली कहते हैं, कहते तूने अपने सगे भाई को अपने अयासी के चक्कर में मार दिया। लेकिन दोस्तों अब तो जो प्रियांशु था वो दुनिया छोड़ के जा चुका था, वो भी क्या सकता है। दोस्तों जिला अदालत में ये केस पहुंचता है और उसके बाद में जो उमा थी और अनुज था दोनों को सजा हो जाती है, जेल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। और दोस्तों बच्चों पे बराबर नज़र बना के रखनी चाहिए। घर वालों का ये फ़र्ज बनता है कि बच्चे हमारे जब जवान हो रहे होते 15 साल से लेकर 20 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें बच्चे अक्सर बहक जाया करते हैं, तो घर परिवार वालों को उन पर नज़र रखनी चाहिए और बच्चों से प्रॉपर बातचीत करते रहने चाहिए, फ्रेंडली जैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे बच्चे कोई बात हो घर पे बता सकें। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर। और दोस्तों इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल पे कर दें। और दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी लगती हो तो एक लाइक कर दें जिससे मुझे हौसला मिलता रहे। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।